नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने करंट अफेयर की नई क्लास के साथ, जिसमें आने वाले 1 घंटे में पढ़ेंगे हम करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन जो बने होंगे आज रात तक की सुर्खियों से और आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को आज के मोटिवेशन कोटेशन के साथ। जितने का मजा तभी आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हों। दोस्तों, ये पूरी दुनिया में सिर्फ आपके माता-पिता के अलावा या आपके शिक्षक के अलावा कोई नहीं चाहता कि आप अपने एग्जाम को पास करें। सिर्फ यही व्यक्ति हैं जो चाहते हैं आपको आगे बढ़ता हुआ देखना। तो दोस्तों, उनका मजा थोड़ा खट्टा करते हैं जो आपके हारने का इंतजार कर रहे हैं। उसी को लक्ष्य बनाकर अपनी तैयारी में जुटे रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। हाल ही में विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया गया? अभी क्या हुआ है दोस्तों? 10 जनवरी। 10 जनवरी को हम हर बार क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। अब इस बार भी जनवरी में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। ठीक है, अब आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि आपने 14 सितंबर को भी पढ़ा होगा राष्ट्रीय हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो ये 2 दिवस हैं जो हिंदी के लिए मनाए जाते हैं। पहला 10 जनवरी को, जिसे हम विश्व हिंदी दिवस के तौर पर मनाते हैं, और दूसरा 14 सितंबर, जिसे हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस के तौर पर मनाते हैं। अब इस जो 10 जनवरी को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो हमारी भाषा है हिंदी, उसको अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति और का उत्सव मनाना। जो उसकी अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति है उसका उत्सव मनाना और उसको प्रसार को बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य है। अगर बात करूं इस बार वर्तमान इसकी थीम क्या है, तो इसकी वर्तमान थीम है कि हम आज एआई के दौर तक पहुंच चुके हैं। कहां से लेकर? तो हम एआई के दौर पर पहुंचे हैं अपने पारंपरिक ज्ञान से एआई तक। तो यही इसकी थीम है, पारंपरिक ज्ञान से एआई तक, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। ये इसकी वर्तमान थीम है, यानी इस बार इसकी थीम ये रही। तो ये तो था इसका आज महत्व और आज करंट के हिसाब से जो क्वेश्चन बनना था। अब हम इसके इतिहास की बात करते हैं कि ये जो विश्व हिंदी दिवस है क्यों मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? दोस्तों, एक बार हमारे यहाँ 10 जनवरी 1975 को एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे हम राष्ट्र विश्व हिंदी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। तो उस दिन तारीख क्या थी? 10 जनवरी 1975 को। कहां पर मनाया गया? तो नागपुर में मनाया गया। और उस समय हमारी पीएम थी इंदिरा गांधी जी। तो इंदिरा गांधी जी के समय ये मनाया गया। अब इसकी याद में ही हम हर साल क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, इसकी याद में ही हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। अब आप ये बोलोगे कि जी हमने 10 जनवरी को क्यों ही चुना था, कि जो हमने पहला सम्मेलन किया, विश्व पहला हिंदी सम्मेलन जो हमने इस तारीख को किया, इसलिए हमने चुना था? क्योंकि 10 जनवरी 1949 को 10 जनवरी 1949 को पहली बार जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन है, उसमें हिंदी को पहली बार उपयोग किया गया। को यूएन में हिंदी का पहली बार उपयोग किया गया या प्रयोग किया गया, इसके लिए मनाया गया। इसके लिए हमने ये 10 जनवरी को मनाया और 10 जनवरी को हमने विश्व हिंदी दिवस घोषित कर दिया। अब इसकी घोषणा कब हुई, कब इसको पहली बार? तो इसको पहली बार मनाया गया, यानी इसकी शुरुआत हुई थी 2006 में। और इस समय पीएम कौन थे? तो हमारे मनमोहन सरदार जी उस समय हमारे पीएम थे। तो 2006 से ये लगातार मनाया जाना शुरू हो गया।
अब हम बात करें ये विश्व हिंदी सम्मेलन जो मनाया जाता है, तो हिंदी का सचिवालय कहाँ है? हिंदी भाषा का सचिवालय, तो इसका सचिवालय मॉरिशस में। कहाँ पर है? तो मॉरिशस में इसका सचिवालय है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये विश्व हिंदी सम्मेलन होता है इसका सचिवालय कहाँ पर है? तो ये मॉरिशस में है। अगर मैं बात करूं केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर है, यूपी वालों के लिए महत्वपूर्ण है केंद्रीय हिंदी संस्थान। तो केंद्रीय हिंदी संस्थान ये हमारे ताजमहल की नगरी पेठा नगरी आगरा में है। आगरा यूपी में इसका मुख्यालय है। ठीक है, तो ये बात भी आप इसको याद रखेंगे। पहला हिंदी सम्मेलन कब हुआ ये भी मैंने बता दिया, और क्यों हुआ ये भी मैंने बता दिया। ठीक है, तो 1975 में पहली बार ये किया गया था। अब हम बात करते हैं कि ये 14 सितंबर को जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो हमारी संविधान सभा थी उसने 1949 में 14 सितंबर 1949 में ही जो हमारी संविधान सभा थी, संविधान सभा ने हिंदी को क्या किया था? हिंदी को राजभाषा बनाने की घोषणा की थी, यानी राजभाषा के तौर पर हमने इसको शामिल किया था। अब हमारे संविधान में क्या क्या प्रावधान है? बात करें हमारे यहाँ पर संविधान में हिंदी के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो हमारे यहाँ पर कुछ अनुच्छेद हैं जो हिंदी के विस्तार की बात करते हैं। जैसे अनुच्छेद 343 343, अनुच्छेद 343, इसमें बताया गया है हिंदी से संबंधित क्या प्रावधान होंगे और राजभाषा इसे बोला जाएगा। ठीक है, तो राजभाषा 343 में। वहीं बात करूं 351 में, तो 351 अनुच्छेद में हिंदी के विकास की बात की गई है। हिंदी के विकास की बात हमारे संविधान में की गई है। तो ये दो अनुच्छेद भी आप याद रखेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए, तो ये विश्व हिंदी दिवस 10 सितंबर को मनाया गया। साथ ही हमारी क्लास में एक दिन छुट्टी पे रही तो क्वेश्चन कुछ एक्स्ट्रा आ गए। जैसे 12 जनवरी को हमारे देश के वीर सपूत जिनका नाम था विवेकानंद, क्या नाम है? विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद का क्या था? जन्म दिवस था। कब था? तो 12 जनवरी को था। और 12 जनवरी को हम इनके दिवस पर क्या मनाते हैं? युवा दिवस पर को हम मनाते हैं, यानी राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। तो अब जब राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहे हैं तो इनके बारे में भी पूरी जानकारी चाहिए। ठीक है, तो चलिए, स्वामी विवेकानंद, इनके बारे में पूरी जानकारी हम ले लेते हैं। अगर बात करें इनके जन्म की, तो इनका जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ। कब हुआ? तो 1863 में। कल 69 में गांधी जी का बताया था, 63 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अभी इनकी इस वर्ष 164वीं जयंती मनाई गई। अगर आपसे कोई पूछे कि युवा दिवस इनके दिन को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इनका विचार था कि किसी भी देश की शक्ति उसके यहाँ जो युवा हैं उन पर निर्भर करती है। कोई देश कितना समृद्ध होगा या कितना शक्तिशाली होगा, उसका युवा वो कितना काबिल है, कितना ऊर्जावान है, इस बात पर निर्भर करता है। तो युवाओं को बहुत बल दिया करते थे, इसलिए युवा दिवस मनाया जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता, वेस्ट बंगाल में जो आज है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। अगर बात करूं इनके बचपन के नाम की, तो बचपन का नाम इनका नरेंद्र दत्त था। क्या था? तो नरेंद्र दत्त। हर एग्जाम में पूछे जाने वाले ये सवाल है, तो आप इनको प्रॉपर नोट करते रहिए। तो नरेंद्र दत्त था। बात करें इनके गुरु की, तो इनका गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? तो दक्षिणेश्वर का संत, इस नाम से भी हम जानते हैं, क्योंकि ये वहां पर एक कालका मंदिर है माता का, उसमें संत थे, इसलिए इन्हें संत के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद बात करूं कि जब ये शिकागो जा रहे थे तो इनको क्या नाम दिया? पहले इनका नाम नरेंद्र दत्त था,
लेकिन शिकागो सम्मेलन में जाने से पहले इनको नाम स्वामी विवेकानंद दिया। इनके विवेक के कारण स्वामी विवेकानंद दिया। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये नाम किसने दिया। तो उस समय खेतरी के महाराज थे, जिनका नाम था महाराज अजीत सिंह। अजीत सिंह ने इनको ये नाम दिया था। और कब दिया था? जब ये शिकागो सम्मेलन के लिए जा रहे थे। तो शिकागो सम्मेलन में तब ये जा रहे थे, तब इनको ये नाम से नवाजा गया। अगर मैं बात करूं अब इनके सम्मेलनों की, ठीक है, अगर इनके सम्मेलन की, तो ये जो जाते हैं 1893 में, 1893 में शिकागो में। शिकागो कहां पर है? तो यूएसए में है शिकागो। और यहां पर ये प्रथम धर्म सम्मेलन में भाग लेते हैं। और यहां पर इनका भाषण जो है आज भी इतना वायरल है कि सुन के उसको लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस समय पर भी इन्होंने जो अपना संबोधन शुरू किया, मेरे प्यारे अमेरिकी भाइयों बहनों से शुरू किया, जैसा आज आप मोदी जी को कहते हुए सुनते हैं। तो शायद मोदी जी ने यहीं से ही उनको देखा हो या यहीं से उन्हें करने की प्रेरणा मिली हो। तो 1893 में शिकागो के धर्म सम्मेलन में भाग लेते हैं। उसके बाद 1896 में ये वेदांता सोसाइटी की स्थापना करते हैं। वेदांता सोसाइटी की स्थापना करते हैं। ठीक है, कहां पर करते हैं? तो न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क जो हडसन नदी के किनारे है, वहीं पर ये स्थापना इसकी करते हैं। फिर 1897 में ये भारत आ जाते हैं और भारत में रामकृष्ण परमहंस मिशन चलाते हैं। ठीक है, तो रामकृष्ण परमहंस मिशन इन्होंने भारत में आके चलाया। ठीक है, कहां पर? तो भारत में 1897 में चलाया। उसके बाद बात करें 1899 में, 1899 ये दूसरी धर्म सम्मेलन में भाग लेते हैं। दूसरा धर्म सम्मेलन में भाग लेते हैं और वो कहां पर होता है? तो वो पेरिस में होता है। पेरिस कहां पर? फ्रांस में, और जो सीन नदी के किनारे है। ठीक है, उसके बाद 1900 में लेते हैं। 1900 में लेते हैं। 1902 में इनकी मृत्यु होती है, तो 1900 में लेते हैं। 1999 में ये दूसरी बार यूएस जाते हैं और वेदांता सोसाइटी की स्थापना कई उसमें कर देते हैं। 1902 में इनका निधन हो जाता है। ठीक है, अगर बात करें इनकी किताबें कौन सी थी या इनसे जो इन्होंने किताब लिखी कौन सी थी, तो एक तो वेदांता फिलॉसफी, एक इनकी किताब का नाम है मैं समाजवादी हूं। तो ये भी इनकी किताब है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इनकी कर्म योगी भी इनकी पुस्तक है। तो कर्म योगी भी इनकी पुस्तक है। और दूसरी राजयोग। ठीक है, तो ये थी हमारे विवेकानंद जी के बारे में पूरी जानकारी। आशा करते हैं आपको ये हमारा पूरा प्रयास पसंद आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाल ही में पीआईबी ने किस राज्य में कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए निवेश को मंजूरी दी है? तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश। यहां पर जो हमारी पीआईबी है, जो हमारी एक संस्था है जिसका नाम है पीआईबी, यानी पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड। क्या नाम है इसका? तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड। ठीक है, इसने अभी क्या कहा है? इसने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में कई गांवों पर एक सुबनसिरी नदी है, सुबनसिरी बांध है। इसका पहले नाम क्या था? अभी तो इसका नाम रख दिया कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इसका पहले नाम क्या था? तो इसका नाम था सुबनसिरी इसका नाम था सुबनसिरी मिडिल जल विद्युत परियोजना। तो इसका नाम बदलकर अभी क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदलकर कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कर दिया है। ठीक है, पहले सुबनसिरी था, इसलिए
अब इसका नाम कमला कर दिया। किस लिए कर दिया गया है? क्योंकि ये कमला नदी पर बनी है, कमला नदी पर बनी है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसका निर्माण कौन करेगा, तो इसके निर्माण के लिए साझेदारी की गई है किसके साथ? तो NHPC नेशनल हाइड्रो प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन, जो इसमें 74% की भागीदारी करेगा। साथ ही अरुणाचल प्रदेश जो सरकार है, ये 26% की भागीदारी के साथ इसमें शामिल होगी। इसमें लक्ष्य क्या रखा गया है? तो इसमें लक्ष्य रखा गया है 96 महीनों में, यानी 12×96, 8 साल में, लगभग 8 साल में इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी 8 साल में हम इस प्रोजेक्ट को पूरा कर देंगे, ऐसा हमारी सरकार का कहना है कि यहाँ पर जल विद्युत परियोजना शुरू हो जाएगी। अगर मैं बात करूं कि कितनी बिजली का उत्पादन ये कर देगी, तो ये 6870 मिलियन 6870 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन कर देगी। ठीक है, और दूसरा फायदा क्या होगा? दूसरा फायदा होगा इसका क्या, कि दूसरा फायदा आपको मैप देख के समझ आएगा। ठीक है, तो ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होगा जिसको अभी मंजूरी मिल गई है। ये कैसे समझ आएगा? देखो दोस्तों, हमारे ऊपर है चमगादड़ चीन, जिसने किस पर कब्जा किया है? जिसने किया है अरुणाचल, वो सॉरी, तिब्बत पर कब्जा। अब तिब्बत में यहाँ पर एक ग्लेशियर है, और उस ग्लेशियर का नाम है चेमा यूंग डुंग ग्लेशियर। अब यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र नदी जिसे तिब्बत में यारलंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। अब ये यहां से प्रवेश करती है भारत में। कहां से? तो यांग याप दर्रे से प्रवेश करती है। कहां से? अरुणाचल प्रदेश में यांग याप दर्रा है, यांग याप दर्रा, यहां से भारत में प्रवेश करती है। और ये यू टर्न कहां से मारती है? तो यहाँ पर नामचा बरवा पर्वत है, नामचा बरवा पर्वत, यहां से ये घूम के यू टर्न मार के भारत में प्रवेश करती है। अब जब ये प्रवेश करती है और तिब्बत में बहती है, तो तिब्बत में चाइना इसके ऊपर बड़े बड़े बांध बना रहा है। तो कभी भी ऐसी परेशानी हो सकती है कि चाइना ज्यादा पानी छोड़ दे, हमारे यहाँ पर बाढ़ की समस्या आ जाएगी। तो बाढ़ की समस्या से भी ये हमारे यहाँ क्या करेगा? निजात दिलाएगा। अब बात करें हम अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश जो अपना बॉर्डर एक तरफ तो तिब्बत से साझा करता है, एक तरफ म्यांमार से साझा करता है। इधर इनका बॉर्डर नागालैंड और असम और भूटान। ठीक है, तो 3 देश, भूटान, चाइना या तिब्बत बोले या म्यांमार, 3 से साझा करता है, और 2 राज्य असम और नागालैंड से साझा करता है। अगर बात करें इसकी राजधानी की, तो राजधानी इसकी ईटानगर है, और इसके सीएम पेमा खांडू इसके सीएम है। अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है? तो पेमा खांडू है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल यहाँ के केवल्य पटनायक है। क्या है? केवल्य पटनायक है। अगर मैं बात करूं अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई, क्योंकि हमारे यहाँ पर 55वां संविधान संशोधन द्वारा इसको भारत का राज्य बनाया गया। लेकिन कब बनाया गया? तो इसको बनाया गया था 20 फरवरी 1971 को। 20 फरवरी 1971 को इसे हमारे यहाँ पर राज्य बनाया गया। और अगर मैं बात करूं यहाँ के नेशनल पार्क की, तो 2 नेशनल पार्क यहाँ के बड़े फेमस हैं और परीक्षा में पसंद होते हैं एग्जामिनर की पूछने के लिए। तो कौन से हैं? नामदफा और मोलिंग। नामदफा और मोलिंग यहाँ के 2 नेशनल पार्क हैं, तो इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, और अब बात आई है किसकी? बांध की। तो आप यहाँ पर कुछ क्वेश्चन याद रखेंगे, जैसे बांध में कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा नागल डैम। ये कहां पर है? तो सतलुज नदी पर है। कौन सी नदी पर है? तो सतलुज नदी पे है। अगर भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित पूछे, देखिए ये सबसे ऊंचा है और सबसे ऊंचाई पर स्थित, तो वो हमारा टिहरी है। और वो कौन सी नदी पर है? तो भागीरथी नदी पर है। किस नदी पर? भागीरथी नदी पर है। अगर मैं पूछूं भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? सबसे लंबा बांध
तो वो है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध, और वो किस नदी पर है? तो वो उड़ीसा में बहती है, उसका नाम क्या है? 25 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और नदी का नाम है, अरे जो चावल के लिए प्रसिद्ध है उड़ीसा में, चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या है, मेरे दिमाग से निकल गया अभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारतीय भाषाओं पर तीसरा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? अभी क्या हुआ है, भारतीय भाषाओं पर तीसरा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ है, और ये आयोजन हुआ कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। ठीक है, नई दिल्ली में आयोजन किया गया है किसका? तीसरे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का। किस पर? भारतीय भाषाओं पर। ठीक है, नई दिल्ली में भारतीय भाषाओं पर तीसरा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन। ठीक है, इसका आयोजन यहां पर किया गया। अगर मैं बात करूं कि इसका उद्घाटन किसने किया है, तो क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो सीपी राधाकृष्णन ने किया है। किसने? राधाकृष्णन ने। राधाकृष्णन कौन है? तो ये हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं, और उपराष्ट्रपति, ठीक है, कौन से क्रम के हैं? तो 15वें क्रम के हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब आप ये बताइए, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, सभापति होता है। ये किस अनुच्छेद में बात लिखी है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से टाइप करके बता दे कि ये सभापति होगा राज्यसभा का, ऐसा किस अनुच्छेद में लिखा गया है। इन्होंने यहाँ पर संबोधन भी दिया है, और संबोधन में कहा है कि सभ्यता की अंतरात्मा कौन है? वो हमारी भाषा है, हमारी सभ्यता की अंतरात्मा हमारी भाषा है, ऐसा इन्होंने कहा है। साथ ही अगर हम भाषाओं की बात करते हैं और अनुसूची 8 को ना पढ़ें तो ये गलत होगा। हमारे संविधान की अनुसूची 8, जिसमें मूल संविधान में हमारी कितनी भाषाएं थी? तो 14 भाषाएं थी। वर्तमान में इसमें 22 भाषा हो चुकी है, तो कुछ जोड़ी गई है। कब जोड़ी गई? तो पहले 21वां संविधान संशोधन, ये 1967 में हुआ, और इसमें सिंधी भाषा को इसमें जोड़ा गया। दूसरा संविधान संशोधन 71 में हुआ, और 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, और इसमें 3 भाषा, नमक जिन्हें हम कहते हैं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। फिर 92 में 92वें संविधान संशोधन 2003 में, और जिसमें मैथिली, संथाली, बोडो और डोंगरी 4 भाषाओं को जोड़ा गया। ठीक है, तो ये बात भी आप याद रखेंगे। चलिए, तो ये हमारे सीपी राधाकृष्णन इसका उद्घाटन करते हुए दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 4, विधेयक 2025 के मसौदे के अनुसार नकली कीटनाशक बेचने पर अधिकतम कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? तो हमारे किसानों से जुड़ा हुआ प्रश्न है, सभी बच्चे ध्यान से सुने, और जिस जिसके पापा खेती करते हैं तो तुरंत बता दें। अभी क्या हुआ है, जो हमारे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है, उसने कहा है कि हम नए 2 बिल लाने जा रहे हैं, उनका मसौदा तैयार कर दिया है। ठीक है, तो अभी किसने किया है? तो हमारा कृषि मंत्रालय, और कृषि मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन है? तो जिन्हें मामा जी के नाम से प्रसिद्ध है, शिवराज सिंह। शिवराज सिंह जो एमपी के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं। लंबे समय इनका कार्यकाल था, जिसमें एमपी के सीएम, मुख्यमंत्री के तौर पर इन्होंने काम किया। अब इन्होंने एक मसौदा तैयार किया है, मसौदा बोलते हैं कि बिल तैयार किया है। बिल तैयार किया है किसके लिए? कीटनाशक प्रबंधन विधेयक, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? विधेयक कौन सा तैयार किया है? तो कृषि कीटनाशक विधेयक 2025। ये इन्होंने विधेयक अब मतलब बना लिया है, अभी पेश नहीं किया है। अभी इसको क्या किया गया है? अभी इसको 21 फरवरी तक जनता में बीच रखा गया है, जिससे कि जनता इस पर अपने सुझाव दे सके। तो 21 फरवरी तक इस पर जनता क्या कर सकती है? जनता सुझाव दे सकती है। ठीक है, सुझाव दे सकती है। ऐसा कहा गया है कि जनता की अगर कोई ऐसा मुद्दा हो जिस पर इस बिल में उसको ना रखा गया हो,
या किसी मुद्दे पर, किसी लाइन पर, किसी वाक्य पर अगर जनता को कोई परेशानी हो तो इस पे अपने सुझाव दे सकती है। फिर कमेटी इस पर विचार करेगी। उसके बाद किसमें पेश किया जाएगा? तो ये पेश किया जाएगा संसद में। अब जो ये विधेयक है, क्या हमारे पास इससे पहले कोई विधेयक था ही नहीं? जी हाँ, बिल्कुल हमारे पास 2 विधेयक थे जो कीटनाशक से संबंधित थे। एक है कीटनाशक अधिनियम, कीटनाशक अधिनियम 1968। अब 1968 को देखते ही आप समझ गए होंगे, जब का ये विधेयक बना हुआ है, जब का ये सॉरी विधेयक बोल रहा हूँ, अधिनियम, हाँ, जब का ये अधिनियम बना हुआ है, कानून बना हुआ है, उस समय तो कीटनाशक का लोगों को पता भी नहीं था। कृषि में लोग कीटनाशक प्रयोग भी नहीं करते थे। ज्यादा से ज्यादा घरों में दीमक मारने के लिए कीटनाशक का उपयोग होता था। अब समय बदल गया है, कीटनाशक अलग अलग तरीके के आने लगे हैं और इसमें क्या किया जाएगा, एक अधिनियम और है जिसका है कीटनाशक नियम। इसके साथ ही कीटनाशक नियम जो 1971 का था, तो इन दोनों के स्थान पर अब क्या हो जाएगा, अब हमारा नया अधिनियम आ जाएगा। कब आएगा? देखिए, पहले ये संसद में पास होगा, जनता के बाद कहां जाएगा? संसद में। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो दोनों से पास होगा। उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति जी अगर इस पे हस्ताक्षर कर देते हैं तो ये कानून बन जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपने ये तो बता दिया कि कानून बन जाएगा, चलिए जुर्माना भी लिख लीजिए, 50 लाख का जुर्माना लगेगा, ठीक है, लेकिन इसमें प्रावधान क्या क्या है, हम अपने मम्मी पापा को जाके बताएंगे क्या? तो अब सुन लीजिए, विधेयक की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड विधेयक के लागू होने के 6 महीने के भीतर एक शीर्ष नियामक निकाय का गठन किया जाएगा जो वैज्ञानिक और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करेगा। यानी इसके बाद एक समिति का निर्माण कर देंगे जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण बताएगा कि कौन सा कीटनाशक डालना चाहिए, कौन सा नहीं डालना चाहिए। पंजीकरण समिति का निर्माण होगा। यह कीटनाशकों के पंजीकरण से संबंधित निर्णय के लिए उत्तरदायी होगी। अगर कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट बनाती है, उसके नाम पर वो पंजीकृत होगा, तो उसके नियम जो तय करेगी वो ये कंपनी तय करेगी और उसके लिए ये उत्तरदायी भी मानी जाएगी। डिजिटल पारदर्शिता रखी जाएगी। उसके लिए जो कीटनाशक बना रहे हैं तो राष्ट्रीय डिजिटल रजिस्टर बनाया जाएगा जिसमें इसको दर्ज किया जाएगा कि कौन सी कंपनी ने किस मार्क का अपना कीटनाशक बनाया है। परीक्षण प्रयोगशालाओं का अनिवार्य प्रत्यायन, यानी सभी कीटनाशकों को परीक्षण प्रयोगशाला के लिए NABL जैसी निकायों से मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अब ऐसा नहीं होगा कि आप कोई भी कीटनाशक बनाएं और सीधे मार्केट में उतार दें। पहले आपको लैब में टेस्ट कराना होगा कि आपका कीटनाशक कैसा है। समयबद्ध पंजीकरण कराया जाएगा। जेनेरिक कीटनाशकों के लिए 18 महीने की समय समय निर्धारित की गई है। अब ये जेनेरिक क्या होती है? मान लो आपके ने कोई दवाई बनाई, आप उस कंपनी उसको अपने नाम से पेटेंट करेगी, लेकिन भारत में क्या है, भारत में नियम है कि जो फॉर्मूला आपने बनाया है वो दूसरी कंपनियों में भी बांट दिया जाता है। अब दूसरी कंपनियां कौन सी? जो छोटी कंपनियां हैं, जिससे लोगों को सस्ती दवाई उपलब्ध कराई जा सके। अब इनके लिए डीम्ड रजिस्टर माना जा सकता है, जिसके बाद उन्हें डीम्ड रजिस्टर माना जा सकता है, उसके लिए 18 महीने की समय दिया गया है। यानी उसको रजिस्टर मान लिया जाएगा स्वतः ही अगर वो रजिस्टर नहीं कराते। दंड अपराधों का वर्गीकरण, नकली और घटिया कीटनाशकों के खतरे से निपटने के लिए दंड के प्रावधानों को सख्त किया गया है। नकली कीटनाशकों के निर्माण या बिक्री पर भारी जुर्माना तथा सजा का प्रावधान है। देखो, सबसे बड़ी समस्या हमारे किसानों को क्या है? किसान बेचारे उतने पढ़े लिखे हैं नहीं, उतना ज्ञान है नहीं, तो उनको कोई भी कंपनी वाला आएगा और दवाई बेच के चला जाएगा। वो नकली दवाई उनके किसानों को पैसे तो लेगी ही लेगी, उनको फायदा भी कुछ नहीं करेगी, कीड़ा उनकी फसल को भी बर्बाद कर देगा। यानी किसान के पैसे भी गए और फसल भी गई। इसको रोकने के लिए ये दंड का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब जिम्मेदारी किसकी होगी? तो नकली निर्माण वाले की भी और बिक्री करने वाली, यानी दुकानदार भी उतना ही जिम्मेदार होगा। जिससे आप दवाई लेके आए हो तो उससे अपना स्लिप जरूर कटा लें, बिल जरूर ले लें। किसान जहां से भी दवाई ले रहे हो उनसे बिल अवश्य लें, क्योंकि दुकानदार जब आपकी गलत दवाई देगा तो वो बाद में नहीं मानेगा कि उसने दवाई दी है, तो उसके लिए बिल लेना अनिवार्य है।
गंभीर अपराध के लिए 10 लाख से 50 लाख तक के जुर्माने का इसमें प्रावधान रखा गया है। ठीक है, तो अभी किसान बेचारों के लिए कुछ सरकार ने अच्छा किया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में, सॉरी 4, अब 5वां अब देखते हैं। हाल ही में वस्त्र मंत्रियों की राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? अभी वस्त्र मंत्री का राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ है, कहां पर हुआ है? तो ये हुआ है गुवाहाटी में। तो वस्त्र मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन, राष्ट्रीय सम्मेलन, इसका आयोजन कहां पर हो रहा है? तो इसका आयोजन होगा गुवाहाटी। गुवाहाटी जो कहां पर है? हमारे असम में, यहां पर गुवाहाटी होगा। इसमें भाग कौन कौन लेगा? तो भाग लेंगे सभी राज्य और यूटी के कपड़ा मंत्री, कपड़ा मंत्री, साथ ही इससे जुड़े जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी इसमें भाग लेंगे। यानी कपड़े से हर राज्य में कपड़े मंत्रालय से जो भी जुड़े हुए वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी इसमें भाग लेंगे। इसका आयोजन कब से कब होगा? तो यह 2 दिवसीय सम्मेलन है। ठीक है, 2 दिवसीय सम्मेलन है। इसकी शुरुआत कब से होगी? तो 8 जनवरी से इसकी शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, 8 जनवरी से 2026 से गुवाहाटी असम में इसकी शुरुआत हो चुकी है। अगर बात करें इसका आयोजन करता कौन है, यानी किसके द्वारा इसका आयोजन कराया जा रहा है? तो आयोजन कराया जा कौन कराएगा? तो सबसे पहले केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय, केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय। ठीक है, और ये वर्तमान में इसके मंत्री कौन है? तो श्री गिरिराज सिंह इसके वर्तमान में हमारे कपड़ा मंत्री हैं। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। साथ ही कौन? असम सरकार, असम सरकार, और असम सरकार के कौन मुख्यमंत्री हैं ये अभी हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, अब इसका आयोजन क्यों किया जा रहा है? क्योंकि भारत ने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक वो वैश्विक वस्त्र निर्माण का केंद्र बनेगा। तो एक लक्ष्य और आप याद रख लीजिए, 2030 तक वैश्विक यानी विश्व के कपड़ा निर्माण का केंद्र बनना, निर्माण का केंद्र बनना। अब कौन कौन से लक्ष्य मैंने बताए हैं? 2030 में गगनयान, 2035 में हमने अंतरिक्ष स्टेशन, 2040 में आपका चांद पर मानव, 2047 में विकसित भारत, 2070 में जीरो कार्बन, और 2030 अब हो गया वस्त्रों का। तो ठीक है, आप इसको भी याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो टेक्सटाइल, इस टेक्सटाइल्स का मतलब होता है कपड़ा, तो कपड़े से जुड़े हुए सारे काम इसमें होंगे। अब बात करते हैं इसकी थीम क्या रखी गई है, यानी ये जो आयोजन हो रहा है इसकी थीम क्या रखी गई है। कई बार एग्जामिनर सीधे थीम से ही सवाल पूछ लेता है कि भैया थीम बताओ। तो इसकी थीम होने वाली है, यानी जो ये आयोजन हो रहा है, तो भारत के वस्त्र, भारत के वस्त्र, भारत के वस्त्र, विकास, विरासत और नवाचार, विकास, विरासत और नवाचार, नवाचार का ताना बाना, ताना बाना, ये इसकी थीम रखी गई है। तो थीम को भी आपको याद करना होगा। अगर मैं कपड़े की बात करूं तो विश्व में जब क्रांति हुई थी, है ना, तो उसमें जो मैनचेस्टर है, मैनचेस्टर, इसने बड़ा कपड़े का उत्पादन किया। ये कहाँ का है? तो ब्रिटेन का है, और ये कपड़ा उत्पादन के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। ठीक है, अब भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। किसको? तो अहमदाबाद को कहा जाता है। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि विश्व में वस्त्र उत्पादन में नंबर 1 कौन है? तो वस्त्र उत्पादन में नंबर 1 है चीन, और नंबर 2 पर हम भारत हैं, और भारत चाइना को पछाड़कर नंबर 1 आना चाहता है। इसलिए इन सब का आयोजन हमारे यहाँ पर किया जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब असम आ गया, तो असम को एक बार पढ़ना है, चलिए पढ़ लेते हैं।
असम का मैप, इसी मैप से हम आपको दिखा देंगे, पीछे गया था ना अभी। चलिए, असम। असम जिसकी सीमा किससे, भूटान से, पश्चिमी बंगाल से, अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, यानी सभी के सभी नॉर्थ ईस्ट राज्यों से इसकी सीमा साझा होती है। अब बात करें इसके सीएम की, तो इसके सीएम कौन है? सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा। बिस्वा शर्मा यहाँ के सीएम है। अगर बात करें यहाँ के राज्यपाल की, तो राज्यपाल है इनके लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, ठीक है। और अगर यहाँ के त्योहार की बात करें, तो यहाँ का सबसे प्रमुख त्योहार होता है बिहू, ठीक है। बिहू यहाँ का सबसे प्रमुख त्योहार है। साथ ही अगर मैं बात करूं यहाँ के नृत्य कौन कौन से, बिहू के साथ में आप लिख लेंगे अंबुबाची का मेला। अंबुबाची का मेला, ये भी यहाँ का प्रसिद्ध है और किस में लगता है? तो कामाख्या माता मंदिर में लगता है। कामाख्या माता मंदिर में इसका आयोजन किया जाता है। बात करें यहाँ के नृत्यों की, तो बिहू, बगरुम्बा, बिहू, बगरुंगा, भोरताल और सुमर। भोरताल और झुमूर, तो ये यहाँ के नृत्य हुए। उसके बाद बात करें यहाँ के नेशनल पार्क। नेशनल पार्क सबसे ज्यादा जरूरी, नामेरी, काजीरंगा, नामेरी हो गया, काजीरंगा होगा, देहिंग पटकाई, ओरांग, नामेरी, काजीरंगा, देहांग, ओरी पटकाई, मानस, मानक, ओरांग, देहांग पटकई, रायमोना और रायमोना और डिब्रू साइखोवा। डिब्रू साइखोवा, तो ये यहाँ के नेशनल पार्क है। चलिए, क्वेश्चन नंबर कितने हो गए थे? 5 हो गए थे ना। वस्त्र का भी हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में 2026 में आयोजित होने वाले ऑस्कर का कौन सा संस्करण है? तो हमारे यहाँ पर एक देश है यूएसए। यूएसए में एक राज्य है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया, तो कैलिफोर्निया में एक आयोजन होता है किसका? ऑस्कर का। दुनिया भर की फिल्में इसमें शामिल होने के लिए पहुंचती हैं और इस बार इस ऑस्कर का 98वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? तो 98वां संस्करण है। कब? 2026 में। अब इसके लिए नाम तय किए जा रहे हैं हर देश से कि कौन सा देश कौन सी फिल्म इसमें भेजेगा, उसका नामांकन करा दीजिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके पूरे नाम की, तो इसका पूरा नाम है, ऑस्कर का पूरा नाम है APMS, AMPAS, AMPAS इसका पूरा नाम है। अब इसकी फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है कि ये अवार्ड कौन सा है, तो अकेडमिक ऑफ मोशन पिक्चर एंड साइंसेज। क्या नाम है? तो अकेडमिक ऑफ मोशन पिक्चर एंड साइंसेज, तो ये इसका पूरा नाम है, जिसका आयोजन कहां पर किया जाता है? यूएसए में किया जाता है और विश्व की प्रसिद्ध फिल्म इसमें भाग लेती हैं। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1927 से ये स्थापित है, यानी इस बार इसका 98वां संस्करण है। 1997 से वो 1927 से पहली बार चल रहा है, ठीक है। अब इन्होंने तारीख दी है कि 12 से 16 जनवरी के बीच आप अपना नामांकन दीजिए। क्या? 12 से 16 जनवरी तक नामांकन कराइए। फिर 2 जनवरी से 2026 में ये नामांकन शुरू हो गया था। अभी नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। 12 से 16 में मतदान होगा। उसके बाद 15 मार्च को ये अवार्ड दिए जाने वाले हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं भारत की ओर से कौन कौन सी गई है, तो कंतारा, तन्वी द ग्रेट, महाअवतार नरसिंह, तो आप इनको एक बार देख सकते हैं। ये फिल्में यहाँ से गई हुई हैं। कंतारा का फोटो हो रहा
और नरसिम का ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7, संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2026 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी कितनी है? तो संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि भारत की जो 2026 के लिए जीडीपी होगी वो 6% होगी। जीडीपी का मतलब ये है कि भारत एक साल में कितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर देगा, तो उसमें 6.6 हम प्रतिशत की वृद्धि दर से अपनी जीडीपी में आगे बढ़ने वाले हैं। और भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। ठीक है, कैसी है? तो अर्थव्यवस्था है सबसे तेजी से बढ़ने वाली भारत की। इसे देखकर अमेरिका भी चौंक गया होगा कि हमने तो इतना दबाया फिर भी आगे निकले भाई। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी? यूएन की। तो यूएन यूनाइटेड नेशन के नाम से आप जानते हैं, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 24 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना की तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेड ऑफिस है और जो कौन सी नदी के किनारे है? तो हडसन नदी के किनारे है। ठीक है, और न्यूयॉर्क के भी अगर आपसे कोई पूछे तो मैनहट्टन द्वीप पर, किस पर? मैनहट्टन द्वीप पर इसका मुख्यालय है। इसके 6 अंग हैं, कौन कौन से? तो एक है जनरल असेंबली यानी महासभा, एक है सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद, सेक्रेटरीट सचिवालय है, और इकोनॉमिक सोशल काउंसिल यानी आर्थिक सामाजिक परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद। उसके बाद ट्रस्टीशिप है यानी न्यास परिषद है। उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड में है। ठीक है, तो ये इसके 6 अंग हो गए। अगर मैं बात करूं इसके सदस्यों की, तो इसकी सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट सदस्य होते हैं, 10 नॉन परमानेंट सदस्य होते हैं, जिनका कार्य नॉन परमानेंट का 2 साल का होता है, 2 साल बाद ही बदलते रहते हैं। परमानेंट सदस्य हैं 5 है, यूके, यूएस, फ्रांस, चाइना और रूस। भारत को इसकी सदस्यता ऑफर हुई थी, लेकिन भारत ने अपनी सीट चाइना को गिफ्ट कर दी। आज भारत इसके चक्कर लगाता है कि मुझे इसकी पूरी या पूर्ण सदस्यता मिल जाए, लेकिन नहीं मिल रही। साथ ही वैसे ये एक ऐसी घास है जिसकी जड़ नहीं है, यानी इसके होने ना होने का कोई मतलब नहीं है। मैंने हाल ही में आपको पढ़ाया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी 66 जो संस्थाएं थी उनसे बाहर निकलने का भी फैसला कर लिया है। ठीक है, तो वर्तमान में इसके 5 सदस्य हैं परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट सदस्य हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन 8, हाल ही में कौन सी भारतीय एयरलाइंस इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की 5वीं सदस्य बनी है? अभी क्या हुआ है, हमारे यहाँ पर एक एयरलाइंस है आकाशा एयरलाइंस, आकाशा एयरलाइंस। आकाशा एयरलाइंस ये बनी है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की सदस्य। इसकी ये सदस्य बनी है कौन सी? तो भारत की ये 5वीं है। भारत से इसमें शामिल होने वाली ये 5वीं एयरलाइंस है। अब ये है क्या, ये समझ लीजिए। देखिए, ये एक संस्था है जो विश्व के लगभग 80% यातायात को संभालती है। यानी इसमें जितने सदस्य हैं वो विश्व में जितने भी प्लेन उड़ते हैं वो इसके संबंधित है 80%। ठीक है, तो यानी 80% का जिम्मा इसके पास हो गया, यानी बड़ी कंपनी है। अब इसको इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की 5वीं सदस्य बनी है हमारी आकाशा एयरलाइन। अब इससे पहले कौन कौन सी थी? तो इससे पहले हमारी एयर इंडिया, इंडिगो, इंडिगो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन है, यानी सबसे ज्यादा एयर कौन संभालता है? तो इंडिगो संभालती है। एक है एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर इंडिया एक्सप्रेस। ठीक है, तो कितनी हुई? 1 2 3 एयर इंडिया एक्सप्रेस, और एक होगी हमारी स्पाइस जेट, स्पाइस जेट। और अब 5वीं बनी है आकाशा एयरलाइंस, आकाशा एयरलाइंस। तो ये हमारे भारत के लिए एक खुशी की बात है कि हमारी संस्थाएं अब इतना स्टैंडर्ड रखने लगी हैं कि वो विश्व की संस्थाओं में शामिल होने लगी हैं।
तो ये एयरलाइंस होगी। अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पर 3 एयरलाइंस नई और शामिल की गई हैं, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए जिनको शामिल किया गया है। तो कौन-कौन सी है? संक एयर, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस। तो तीनों को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कैंसर को जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है गुजरात में। गुजरात के गांधीनगर में अभी इसका उद्घाटन किया गया। कहां पर? तो गांधीनगर, जो गुजरात की राजधानी है, उसमें इसका उद्घाटन किया गया है कि ये कैंसर का जल्दी से पता लगा सके, जिससे उसका इलाज संभव हो सके। यहाँ के सीएम कौन है? तो भूपेंद्र पटेल हैं। भूपेंद्र रजनीकांत पटेल यहाँ के सीएम हैं। यहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं, जिनके पास अभी महाराष्ट्र का भी कार्यकाल है, यानी कार्य उनका जिम्मा उन्हीं को मिला हुआ है, क्योंकि महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन, वो उपराष्ट्रपति बन गए। ठीक है, तो कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए इन्होंने ये योजना शुरू की। चलिए, गुजरात हम कई बार पढ़ चुके हैं, फिर कभी पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस जिले को भारत का पहला बायो हैप्पी जिला घोषित किया गया है? तो ये जिला है केई पनियोर। केई पनियोर जिला अरुणाचल प्रदेश का इसको कहा गया, शामिल किया गया है। किसमें शामिल किया गया है? जो बायो हैप्पी जिला है, यानी यहाँ पर जो संसाधन उत्पन्न का उपयोग होता है वो ऐसे हैं जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत की थी एमएस स्वामीनाथन। यानी ये जो टर्म दी गई है, ये किसने दी है? तो एमएस स्वामीनाथन। और ये कौन थे? तो हमारे यहाँ पर हरित क्रांति के जनक थे। ठीक है, और इनके द्वारा ही चलने वाली एक संस्था है जिसका नाम है एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन। उसके द्वारा इनको ये घोषित किया गया है। कहाँ का है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का है और इनको सम्मानित किया जा रहा है। ठीक है, ये हमारे पेमा खांडू जी है। तो ये थी हमारे आज के 10 क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो। तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।